नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। हम जियोग्राफी यानी कि भूगोल का अध्याय 5 जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का भाग 2 करेंगे। बच्चों, इससे पहले भाग 1 हम कर चुके हैं। भाग 1 के अंदर हमने खनिजों के बारे में जाना, खनिज संरक्षण के बारे में जाना और विभिन्न प्रकार के खनिज कौन कौन से बेल्ट में कौन कौन से स्थान पर पाए जाते हैं उसके बारे में जाना। भाग 2 के अंदर यानी कि इस भाग के अंदर हम ऊर्जा संसाधनों की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। ऊर्जा संसाधन। बच्चों, ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है परंपरागत ऊर्जा और एक होती है गैर परंपरागत ऊर्जा। देखो बच्चों, परंपरागत का मतलब ट्रेडिशनल, जो हम शुरू से उपयोग करते आ रहे हैं, ऊर्जा का वो रूप जो हम शुरू से उपयोग करते आ रहे हैं। और एक होती है गैर परंपरागत, जिसका उपयोग हम बहुत ही कम मायने में करते हैं, वो होती है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो पहले है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। नाम से ही स्पष्ट है, परंपरागत यानी कि जो हम आदिकाल से लगातार यूज करते आ रहे हैं, उपयोग करते आ रहे हैं। जैसे कि जलावन यानी कि जो जंगलों से जो लकड़ी प्राप्त होती है उसकी बात कर रहा हूं बच्चों। जो गांवों के अंदर घरेलू जो चूल्हा होता है, चूल्हे को जलाने के लिए जिस लकड़ी की आवश्यकता होती है वो जलावन। उपले बच्चों, ये गोबर से बनाए जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली, इन सब का उपयोग हम परंपरागत रूप में करते हैं। अब बात आती है बच्चों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत यानी कि जिनका उपयोग हम सही तरीके से नहीं करते, वे है गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोतों के अंदर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। तो आज की इस अध्याय में हम इनके बारे में ही जानेंगे, यानी कि जो ऊर्जा के स्रोत है विभिन्न प्रकार के, उन सब स्रोतों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जलावन और उपले। बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो ऊर्जा का जो मैक्सिमम जो रूप था वो यही है, जलावन और उपले। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा जिस रूप में पाई जाती है, जिस रूप में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, वो प्राप्त होती है हमें जलावन या उपलों से। अनुमानित आंकड़े के अनुसार ग्रामीण घरों की ऊर्जा जरूरत का 70% भाग जलाव और उपलों से पूरा होता है। जंगलों के तेजी से कटने के कारण जलावन की लकड़ियां मिलना पहले से मुश्किल होता जा रहा है। यदि गोबर का इस्तेमाल खाद बनाने में किया जाए तो वह उपले बनाने से अधिक लाभप्रद होगा। इसलिए यह जरूरी है कि उपलों का इस्तेमाल कम होना चाहिए। और इसके लिए सरकार समय समय पर अनेक योजनाएं भी लाती है, जिसमें से एक योजना थी बच्चों उज्ज्वला योजना, जो हाल ही के अंदर शुरू की गई थी। अब बच्चों मैं बात करूंगा कोयले की। कोयला ये भी एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है बच्चों। भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयला सबसे महत्वपूर्ण है। संपीड़न की मात्रा की और गहराई और समय के अनुसार कोयले के 3 प्रकार हैं बच्चों। यानी कि कोयला जो होता है ये अपनी क्वालिटी के आधार पे, जिस गहराई पर ये पाया जाता है उस आधार पे कुल 3 भागों में से बांटा गया है, जो कि है लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। बच्चों, जो लिग्नाइट कोयला है ये सबसे हल्के किस्म का या सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। यह एक निम्न दर्जे का भूरा कोयला है, यानी कि इसका जो रंग होता है बच्चों वो कुछ भूरा होता है। और इसके अंदर, इस कोयले के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो नमी होती है वो काफी ज्यादा होती है, और नमी होने के कारण यह पर्यावरण प्रदूषण भी अत्यधिक मात्रा में करता है। लिग्नाइट मुलायम होता है, क्योंकि बच्चों इसके अंदर नमी ज्यादा होती है इसलिए यह मुलायम होता है और इसमें अधिक नमी होती है। लिग्नाइट के मुख्य भंडार तमिलनाडु के नवेली में है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि लिग्नाइट जो कोयला है वो सर्वाधिक कहां पाया जाता है, तो तमिलनाडु के नवेली जिले में। इस प्रकार के कोयले का इस्तेमाल बिजली के उत्पादन में होता है। यानी कि बिजली के उत्पादन में जिस कोयले का इस्तेमाल होता है वो तमिलनाडु के नवेली जिले में पाया जाता है। दूसरा जो कोयला है बच्चों वो है बिटुमिनस कोयला। सबसे हल्के किस्म का जो कोयला था वो था लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। अब ये होता है बेहतर, यानी कि जो बिटुमिनस कोयला है बच्चों ये काफी अच्छा कोयला माना जाता है। जो कोयला उच्च तापमान के कारण बना था और अधिक गहराई में दब गया था उसे बिटुमिनस कोयला कहते हैं। और वाणिज्यिक इस्तेमाल के दृष्टिकोण से यह सबसे लोकप्रिय कोयला माना जाता है। और बिटुमिनस कोयले को लोहा उद्योग के लिए आदर्श
माना जाता है। बच्चों बिटुमिनस कोयला जो है ये भारत के अंदर अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध भी है और सबसे बेहतर जो कोयला है उनमें से एक प्रकार बिटुमिनस ही होता है। अब बात करूं बच्चों एंथ्रासाइट कोयला, ये सबसे बढ़िया कोयला है। यानी अगर कोयले की किस्म के अंदर मैं बात करूं बच्चों तो सबसे बढ़िया जो कोयला था बच्चों वो था एंथ्रासाइट कोयला। इसके बाद था बच्चों बिटुमिनस और सबसे घटिया जो किस्म का कोयला था, सबसे बढ़िया अपना आ गया एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और सबसे घटिया जो कोयला था बच्चों वो था लिग्नाइट कोयला। तो ये कोयले के अलग अलग प्रकार थे। ये सबसे अच्छे प्रकार का और सख्त कोयला होता है। भारत में पाया जाने वाला कोयला दो मुख्य भूगर्भीय युगों की चट्टानों की परतों में मिलता है। यानी कि भारत में जो कोयला पाया जा रहा है ये चट्टानों के रूप में दो अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं बच्चों। एक तो टर्सरी काल की चट्टानें और एक गोंडावन लैंड की जो चट्टानें हैं, इन दोनों में पाया जाता है। जैसे कि गोंडवाना कोयले जो कि गोंडावन लैंड के अंदर पाया जाता है, तो गोंडावन कोयले का निर्माण 20 करोड़ साल पहले हुआ था। और दूसरा है बच्चों टर्सरी निक्षेप के कोयले का निर्माण लगभग 5.5 करोड़ साल पहले हुआ था। तो ये कुल दो प्रकार का कोयले को हमने दो भागों में बांट दिया। एक वो जो गोंडावन जो काल की जो चट्टानें थी उनमें पाया जाता है और दूसरा जो टर्सरी काल की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडावन कोयले के मुख्य स्रोत दामोदर घाटी में है। इस बेल्ट में झरिया, रानीगंज, बोकारो कोयले की मुख्य खदानें हैं। अगर कोयले की मुख्य खदानों की बात करूं तो बच्चों ये दामोदर घाटी में, दामोदर घाटी यानी कि झारखंड उड़ीसा जो बेल्ट पड़ता है बच्चों वहां पर है। और इस बेल्ट में कौन कौन से आते हैं? झरिया, रानीगंज, बोकारो, इनकी झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वो, गोदावरी, महानदी, सोन और वर्षा की घाटियों में भी कोयले के भंडार है। सबसे ज्यादा जो कोयले के भंडार है बच्चों वो दामोदर घाटी के अंदर ही पाए जाते हैं। इसीलिए इसे काले सोने की घाटी भी कहा जाता है। टर्सरी कोयला पूर्वोत्तर यानी कि भारत का जो पूर्वी हिस्सा है जहां सातों बहनें रहती हैं। सातों बहनें यानी कि जो उस तरफ के जो राज्य हैं उनको सातों बहनों का दर्जा दिया गया है और उनमें आते हैं मेघालय, असम, अरुणाचल और नागालैंड में पाया जाता है। बच्चों ये एक मैपिंग के तौर पे हमने आपको बताया है कि भारत में, जैसे अगर मैं बात करूं कि कोयला खदानें कौन कौन सी हैं तो आप मेन कोयला खदानों के बारे में जान सकते हैं। ये जो रानीगंज झरिया का क्षेत्र था, इसके अलावा ये कोरबा, तलगट, नवेली, ये कुछ कोयले के क्षेत्र थे। ऐसे ही अलग अलग भागों में हमने कोयला क्षेत्र, तेल क्षेत्र, जैसे कि ये मुंबई हाई हो गया, ये तेल क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को हमने यहाँ एक मैप के जरिए दर्शाया है। अब मैं बच्चों बात करूंगा पेट्रोलियम की। सबसे पहले हमने बात की कोयले की। अब कोयले के बाद जो ऊर्जा का हमारा दूसरा रूप जो होता है जहां से हम ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं वो है बच्चों पेट्रोलियम। तो कोयले के बाद भारत का मुख्य ऊर्जा संसाधन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का इस्तेमाल कई कार्यों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में होता है। इसके अलावा पेट्रोलियम का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में कई उद्योगों में होता है। उदाहरण प्लास्टिक, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स आदि। ये कुछ ऐसे उद्योग हैं जहां पेट्रोलियम का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में भी होता है। भारत में पाया जाने वाला पेट्रोलियम टर्सरी चट्टानों, अभी हमने बात की थी दो प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। एक तो गोंडावन लैंड की जो चट्टानें थी वो, और दूसरी टर्सरी काल की जो चट्टानें थी वो, की अपनति यानी कि उनके आवर्धन से और ब्रंश ट्रैप में पाया जाता है। चूना पत्थर या बलुआ पत्थर की सरंध्र परतों में तेल पाया जाता है जो बाहर भी बह सकता है, लेकिन बीच बीच में स्थित असरंध्र परतें इस तेल को रिसने से रोकती है। यानी कि तेल रिस जो है वो परतों के रूप में होता है और इनमें कुछ परतें ऐसी होती हैं जो असरंध्र होती हैं, तो इसीलिए तेल अपने आप बाहर नहीं आ पाता, इसके लिए प्रॉपर खुदाई करनी पड़ती है। इसके अलावा सरंध्र और असरंध्र परतों के बीच बने फोल्ट में भी पेट्रोलियम पाया जाता है। हल्की होने के कारण गैस सामान्यतः तेल के ऊपर पाई जाती है। यानी कि जब भी पेट्रोलियम के लिए खुदाई की जाती है तो सबसे पहले गैसें बाहर आती हैं, क्योंकि गैसें जो होती हैं बच्चों वो पेट्रोलियम की अपेक्षा काफी हल्की होती हैं, इसीलिए गैसें जो होती हैं उस पेट्रोलियम के ऊपर एक परत के रूप में पाई जाती हैं। भारत का 63% पेट्रोलियम यानी कि लगभग आधे से ज्यादा मुंबई हाई से निकलता है। मुंबई हाई बच्चों
जो मुंबई का तट है, समुद्र तट है, उसमें थोड़ा सा आगे चलने पर 12 नॉटिकल की दूरी पर पाया जाता है। नॉटिकल यानी कि बच्चों ये समुद्र में एक माप की दूरी होती है, इकाई होती है। 18% गुजरात में और 13% असम से आता है। ये बच्चों मेनली पेट्रोलियम के क्षेत्र है कि भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है, जिसमें मुंबई हाई, गुजरात, असम प्रमुखता से शामिल किए जाते हैं। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल का क्षेत्र है अंकलेश्वर, यानी कि गुजरात का जो अंकलेश्वर है ये गुजरात के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है गुजरात का। भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक असम है और असम के मुख्य तेल के कुएं दिग्बोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन है। अब बच्चों मैं बात करूंगा प्राकृतिक गैस की। अभी तक हमने कोयले के बारे में जाना, कोयले के बाद हमने पेट्रोलियम के बारे में जाना, अब हम बात करेंगे प्राकृतिक गैस की। तो प्राकृतिक गैस या तो पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है या अकेले भी पाई जाती है। इसका इस्तेमाल भी ईंधन और कच्चे माल के तौर पर होता है। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पेट्रोलियम के ऊपर एक गैसों की परत पाई जाती है और उन्हीं गैसों को प्राकृतिक गैसें भी कहा जाता है। तो ये ज्यादातर तो पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, पर इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि पेट्रोलियम के साथ ही पाई जाए, ये अकेले भी इसके भंडार हो सकते हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार की खोज हुई है। खंबात की खाड़ी यानी कि गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र है, मुंबई हाई और अंडमान निकोबार में भी प्राकृतिक गैस के बड़े बड़े भंडार हैं। यानी कि ये बड़े, अगर मेन भंडारों की बात करें बच्चों, तो सबसे ज्यादा तो गोदावरी बेसिन, कृष्णा और गोदावरी का जो बेसिन है यानी कि इनके बीच का जो क्षेत्र है, इसके अलावा खंबात की खाड़ी, मुंबई हाई, अंडमान निकोबार भी प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं। मुंबई हाई जहां पेट्रोलियम भी अच्छा खासा पाया जाता है, यानी कि भारत का लगभग 63% पेट्रोलियम भी कहाँ था, मुंबई हाई के अंदर था। तो इसीलिए सर्वाधिक पेट्रोलियम भी यहीं पाई, जो प्राकृतिक गैस है वो भी यहीं पाई जाती हैं। और कृष्णा गोदावरी बेसिन का पश्चिमी और उत्तरी भारत के खाद्य, उर्वरक और औद्योगिक क्षेत्रों को एक 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जोड़ती है। यानी कि यहां से जो प्राकृतिक गैसें निकलती है उसको पाइपलाइन के जरिए एक बड़े बेल्ट को उस बेल्ट के साथ जोड़ रखा है। प्राकृतिक गैस का मुख्य इस्तेमाल उर्वरक और बिजली उत्पादन में होता है। आजकल सीएनजी का इस्तेमाल गाड़ियों के ईंधन के रूप में भी होने लगा है। सीएनजी यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब बच्चों मैं बात करूंगा विद्युत का। तो विद्युत को भी हम ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। विद्युत का उत्पादन मुख्य रूप से 2 तरीकों से होता है। एक तरीके में बहते पानी से टरबाइन चलाया जाता है। बच्चों बहते पानी से टरबाइन चलाना यानी कि आप बांध बनाकर जब समुद्र की जो लहरें होती है वहां से भी टरबाइन को घुमा सकते हैं। मान लो कभी ज्वार आया तो ज्वार जब आता है तो पानी दूसरी तरफ चला जाता है, जैसे ही ज्वार जाता है तो दूसरी तरफ से पानी को छोड़ दिया जाता है तो वो पानी वापस जाता है। तो इससे जो टरबाइन जो होता है बच्चों वो लगातार घूमता रहता है, और जब टरबाइन घूमता है बच्चों तो टरबाइन घूमने से बिजली का निर्माण होता है। क्योंकि टरबाइन के दोनों तरफ बच्चों चुंबक लगी होती है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जब वो चुंबकीय क्षेत्र लगातार कटता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कटने के कारण, उसके विरोध के कारण एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि अपना टारगेट रहता है टरबाइन को घुमाना। अब उसका कोई भी तरीका हो सकता है, चाहे वो पानी के बहाव से घूमे, चाहे वो एनर्जी से घूमे, चाहे वो भाप से घूमे। दूसरे तरीके में कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके भाप बनाई जाती है। यानी कि कोयले को जलाकर पानी की भाप बनाई जाती है और उस भाप को प्रेशर से जब टरबाइन पे गिरा जाता है तो टरबाइन घूमना प्रारंभ करता है, और टरबाइन के घूमने से क्या बनेगी, बिजली बनेगी, जिससे टरबाइन चलाया जाता है। देश के मुख्य पन बिजली उत्पादक यानी कि पानी से जो बिजली का उत्पादन हो रहा है ये है भाखड़ा नांगल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोपिली हाइडेल प्रोजेक्ट आदि ये मुख्य है जो पन बिजली उत्पादक हैं। इसके बाद मैं बात करूं बच्चों कि वर्तमान में भारत में 300 से अधिक थर्मल पावर स्टेशन है। थर्मल पावर स्टेशन का मतलब जहां कोयले से बिजली बनाई जाती है। तो बच्चों ये तो थे परंपरागत स्रोत।
कि परंपरागत स्रोतों से कैसे बिजली बनाई जा सकती है, ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। अब मैं बात करूंगा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। गैर परंपरागत यानी कि जिनका हम लंबे समय से उपयोग नहीं कर रहे हैं या अभी जिनका उपयोग बढ़ा है, जिनका उपयोग करना प्रारंभ किया है। सबसे पहले बात करेंगे परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। देखो बच्चों, होता क्या है, जब आप परमाणु की संरचना के अंदर उसकी जो आंतरिक संरचना है इसमें कोई बदलाव करते हो तो इस बदलाव के कारण एक बड़ी मात्रा में एनर्जी का उत्पादन होता है और उस एनर्जी का उपयोग करके हम टरबाइन को घुमा सकते हैं, यानी कि बिजली प्राप्त कर सकते हैं या अन्य किसी भी ऊर्जा के सोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। परमाणु की संरचना में बदलाव करके परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जब किसी परमाणु की संरचना में बदलाव किया जाता है तो इससे बहुत भारी मात्रा में ताप ऊर्जा निकलती है और इस ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली पैदा करने में किया जाता है। इस ऊर्जा में भाप बनाई जाती है, यानी कि इस ऊर्जा से जब उसके ऊपर से पानी को गुजारा जाता है तो वो भाप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें टरबाइन चलाकर बिजली पैदा की जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बिजली बनाने के लिए अपने को सिर्फ टरबाइन घुमाना है, जिसका कोई भी तरीका हो सकता है। परमाणु ऊर्जा के निर्माण के लिए यूरेनियम और थोरियम को इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों मेनली जिससे जिनके संरचना के अंदर, जिन परमाणुओं की संरचना के अंदर परिवर्तन लाकर ये बिजली बनाई जाती है या ये ऊर्जा बनाई जाती है, उनमें मेन है यूरेनियम और थोरियम। ये खनिज झारखंड में, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यानी कि ये जो थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, इनके ये कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड और राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में। और केरल में पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत, यानी कि ये बालू है जो थोरियम की प्रचुरता है। इस बालू के अंदर अगर मैं बात करूं तो थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब बच्चों ये एक क्षेत्र है जिसके अंदर, यानी कि एक मैप है, मैप के जरिए हमने आणविक और तापीय ऊर्जा के जो सोर्स हैं, जितने भी थर्मल पावर स्टेशन हैं, उनको बताने का प्रयास किया है। अब मैं बच्चों बात करता हूं सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसको कन्वर्ट करके उससे बिजली बनाना, ये होता है सौर ऊर्जा। ये बच्चों ऐसे आपने देखे होंगे कई बार, ये प्लेटें जो होती हैं ये डायरेक्ट सूर्य से एनर्जी को कैच करती है और उसको कन्वर्ट करती है बिजली के अंदर। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, बच्चों ये जो होते हैं इन्हें फोटोवोल्टिक सेल बोला जाता है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है? फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। भुज के निकट माधोपुर, भुज यानी कि गुजरात की बात कर रहे हैं बच्चों, तो भुज के निकट माधोपुर में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। और बच्चों मैं हाल ही की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा का प्लांट है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। सौर ऊर्जा भविष्य के लिए नई उम्मीदें जगाता है। इससे ग्रामीण इलाकों में जलावन और उपलों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। इससे जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में भी मदद मिलेगी और सौर ऊर्जा पर्यावरण हितैषी भी है, यानी कि इससे किसी भी प्रकार के पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। अब मैं बच्चों बात करूंगा पवन ऊर्जा की। यह भी ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है। भारत को अब विश्व में पवन सुपर पावर माना जाता है। तमिलनाडु में नगरकोइल से मदुरै तक के विंड फार्म भारत के सबसे बड़े विंड फार्म क्लस्टर है। यानी कि बच्चों होता क्या है, ये जो विंड पावर प्लांट, जो ये विंड प्लांट जो लगाया जाता है ये काफी बड़े क्षेत्र में, और ज्यादातर हमेशा आपको ये कोस्टल एरियाज जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्रों के अंदर ही पाए जाते हैं, क्योंकि इनके लिए जरूरी है साल के लगभग समय के अंदर तेज हवाओं का चलना। और बच्चों जो तेज हवाएं हैं वो तटीय क्षेत्रों के अंदर ही ज्यादा चलती हैं। पवन ऊर्जा के मामले में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी अहम है। तो आप देख सकते हो बच्चों ये जितने भी क्षेत्र हैं ये मैक्सिमम सारे के सारे क्षेत्र कोस्टल एरियाज यानी कि तटीय क्षेत्र हैं। बायोगैस, बच्चों बायोगैस भी एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ये एक बायोगैस भट्टी है जिसमें गोबर या अन्य सामग्रियों या जितने भी अपशिष्ट हैं उनसे गोबर गैस प्राप्त की जाती है और एक खाद उर्वरक भी बनाई जाती है। खरपतवार यानी कि जो फसलों के काटने के बाद जो बचता है उसे खरपतवार कहते हैं बच्चों। कृषि अपशिष्ट और पशु और मानव अपशिष्ट से बायोगैस बनाई जा सकती है। कैरोसिन, उपले और चारकोल की तुलना में बायोगैस ज्यादा कार्यकुशल है।
बायोगैस प्लांट को म्यूनिसिपल को कोऑपरेटिव और व्यक्तिगत स्तर पर भी बनाया जा सकता है। गोबर गैस प्लांट से ऊर्जा का साथ खाद भी मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ आपको उर्वरक यानी कि खाद भी मिलेगी और गैस भी मिलेगी। अब बच्चों मैं बात करूंगा ज्वारीय ऊर्जा की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पानी की सहायता से ज्वार यानी कि समुद्र में जो ज्वार और भाटा आते हैं उनसे जो एनर्जी बनाई जा रही है वो ज्वारीय ऊर्जा होगी। तो ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बांध बनाकर यानी कि एक बांध बनाया जाता है जो पानी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे कि एक बार जब पानी की ज्वार आएगा तो पानी इस तरफ जाए यानी कि टरबाइन घूमने लगे, और जब वापस पानी पीछे की तरफ जाता है यानी कि भाटा जब आता है तो उस तरफ जो पानी गया था उसको वापस भेज दिया जाए, जिससे टरबाइन लगातार क्या होता रहता है, घूमता रहता है। और टरबाइन के घूमने से जो ऊर्जा बनती है तो फिर उस ऊर्जा को बोला जाता है ज्वारीय ऊर्जा। पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। इसके लिए बने रास्ते से ज्वार के समय पानी बांध के पीछे पहुंच जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया, और गेट के बंद होने से वहीं रुक जाता है, और ज्वार के चले जाने के बाद गेट खोल दिया जाता है जिससे पानी वापस समुद्र की ओर जाने लगता है और पानी के बहाव से टरबाइन चलाए जाते हैं जिससे बिजली बनती है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने कच्छ की खाड़ी में 900 मेगावाट का एक ज्वारीय ऊर्जा प्लांट बनाया है। अब बच्चों मैं बात करूंगा भूतापीय ऊर्जा की। बच्चों इसके अभी देखने को कम मिलते हैं क्योंकि भूतापीय ऊर्जा थोड़ी महंगी पड़ती है बच्चों, क्योंकि इसके प्रॉपर संरक्षण की विधि हमारे पास है नहीं कि इसके भूतापीय जो प्लांट है ये काफी खर्चीले होते हैं, इसलिए अभी तक भारत में इतनी प्रचलित नहीं हुई है। आपको पता होगा कि धरती के अंदर भूतापीय यानी कि भू से जो ताप निकलता है, कई बार वो ताप जो होता है वो जैसे पानी जो होता है वो भाप के रूप में जब बाहर निकलता है, एक उष्मा के रूप में बाहर निकलता है। देखो अपने को पानी से भाप चाहिए और भाप से टरबाइन घुमाना है, तो ये भी एक तरीका होता है। काफी गर्मी होती है और कुछ स्थानों पर यह उष्मा दरारों से होकर सतह पर आ जाती है और ऐसे स्थानों को भूमिगत जल गर्म हो जाता है और भाप के रूप में ऊपर उठता है और इस भाप का इस्तेमाल टरबाइन चलाने में किया जाता है। अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां भूतापीय ऊर्जा काफी मात्रा में पाई जाती है। भारत में प्रयोग के तौर पर भूतापीय ऊर्जा से बिजली बनाने के 2 संयंत्र लगाए गए हैं। उनमें से एक है हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में और दूसरा है लद्दाख में पूगा घाटी में। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया भारत के अंदर 2 ही क्षेत्र हैं जहां अभी तक भूतापीय ऊर्जा के बारे में जानकारी मिली है या वहां से बिजली बनाना प्रारंभ किया गया है। एक तो है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है लद्दाख। हिमाचल प्रदेश की मणिकर्ण घाटी और मणिकर्ण क्षेत्र और लद्दाख में पूगा घाटी। तो बच्चों अब मैं बात करता हूं ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, कि क्यों ऊर्जा के संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पड़ी और कैसे हम उनका संरक्षण कर सकते हैं। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है बच्चों वो जुड़ा रहता है उस देश की ऊर्जा की मांग पर। जिस देश में ऊर्जा की मांग जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है उसको सीधा जोड़ के देखा जाता है आर्थिक विकास से, यानी कि उस देश में आर्थिक विकास की जो दर है वो उतनी ही प्रगति कर रही है, उतनी ही तेज गति से चल रही है। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा निवेश की आवश्यकता होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था के हर एक पहलू के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों का उपयोग न्याय संगत तरीके से करना है, जैसे कि निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना। यहाँ देखो बच्चों ऐसा क्यों, एक तो आप 10 जो लोग हैं अलग अलग व्हीकल्स लेके निकलेंगे और 10 लोग एक ही व्हीकल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का संरक्षण भी होगा। जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करें। गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करें, यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इनका उपयोग करें। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय को हमने 2 भाग में देखा था, जिसके पहले भाग में हमने खनिजों के बारे में जाना और दूसरे भाग में हमने ऊर्जा संसाधनों के बारे में जाना और ऊर्जा का संरक्षण के बारे में जाना। अब हम मिलते हैं भूगोल के ही अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।